चेरनोबिल अपवर्जन क्षेत्र का गहन भू राजनीतिक विश्लेषण। मानव इतिहास के पन्नों में 26 अप्रैल 1986 का दिन एक ऐसी भयावह त्रासदी के रूप में दर्ज है जिसने न केवल तत्कालीन सोवियत संघ की भौगोलिक स्थिति और जनसांख्यिकी संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग एवं पर गंभीर और स्थायी प्रश्न चिन्ह भी लगा दिए। यूक्रेन के प्रिपेत्य शहर के निकट स्थित चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर संख्या 4 में विनाशकारी विस्फोट ने एक ऐसे युग का सूत्रपात किया जहां एक ओर मानवीय समय और सभ्यता की सुइयां हमेशा के लिए रुक गई, वहीं दूसरी ओर प्रकृति ने एक ऐसा अनपेक्षित पारिस्थितिक प्रयोग आरंभ किया जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती है। डाइचे वेले हिंदी और अन्य प्रमुख वैज्ञानिक मंचों द्वारा प्रस्तुत विश्लेषणात्मक रिपोर्टों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि चेरनोबिल केवल एक परमाणु दुर्घटना का स्मारक नहीं, बल्कि यह इस बात का एक ज्वलंत और जीवंत प्रमाण है कि मानवीय हस्तक्षेप की पूर्ण अनुपस्थिति में प्रकृति अकल्पनीय गति और दृढ़ता के साथ अपने सबसे गहरे घावों को भी भर सकती है। डाइचे वेले की विशेष रिपोर्ट चेरनोबिल आपदा के 40 साल बाद खतरा लौट आया हमें इस बात का स्मरण कराती है कि इस क्षेत्र में पनप रही नई जैव विविधता और पारिस्थितिक शांति अब भी मानव जनित भू राजनीतिक संघर्षों के कारण अत्यंत संवेदनशील बनी हुई है। यह एक विस्तृत रिपोर्ट चेरनोबिल दुर्घटना के ऐतिहासिक व तकनीकी घटनाक्रम, अपवर्जन क्षेत्र के निर्माण, विकिरण की उपस्थिति में फलती फूलती जैव विविधता, डाइचे वेले हिंदी के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, उत्परिवर्तन से जुड़े भ्रामक मिथकों के खंडन और वर्तमान रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न हो रहे नवीन भू राजनीतिक एवं रेडियोलॉजिकल खतरों का अत्यंत गहन और बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत करती है। चेरनोबिल की दुर्घटना को केवल एक यांत्रिक विफलता के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह अपर्याप्त सुरक्षा डिजाइन, संचालन प्रक्रिया के घोर उल्लंघन और एक अत्यंत कमजोर सुरक्षा संस्कृति का चरम परिणाम थी। यह मानव सभ्यता की उन दुर्लभ दुर्घटनाओं में से एक है जिसे अंतरराष्ट्रीय परमाणु घटना इसके उच्चतम स्तर अर्थात 7वें स्थान पर वर्गीकृत किया गया है। इस विस्फोट से उत्पन्न रेडियोधर्मी विकिरण का स्तर वर्ष 1945 में जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से भी कई गुना अधिक विनाशकारी था। इस महाविनाश की पृष्ठभूमि 26 अप्रैल की मध्यरात्रि को रची गई, जब रिएक्टर में एक टरबाइन का परीक्षण किया गया था। इस घटना के तुरंत बाद तत्कालीन सोवियत अधिकारियों द्वारा सूचनाओं के प्रभाव को बाधित करने और वास्तविकता को छिपाने का प्रयास किया गया। यही कारण था कि स्वयं यूक्रेन की सरकार को भी त्वरित रूप से इस महाविनाश के बारे में आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। दिन के समय जब एक विशेष आयोग का गठन किया गया, तब तक विकिरण के बादल स्वीडन और अन्य यूरोपीय देशों की सीमाओं को पार कर चुके थे, जिससे वैश्विक स्तर पर एक अभूतपूर्व दहशत फैल गई। विस्फोट के उपरांत उत्पन्न हुई आपातकालीन स्थिति और विकिरण के घातक स्तर को देखते हुए 2 मई 1986 को निकोलाई रेचको के नेतृत्व में एक सोवियत सरकारी आयोग के रिएक्टर 4 के चारों ओर 30 किलोमीटर के दायरे को अपवर्जन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यह निर्णय मानव इतिहास के सबसे बड़े और सबसे अचानक हुए जनसांख्यिकी विस्थापनों में से एक का कारण बना। इस क्षेत्र में जो मनुष्य मुख्य रूप से ग्रामीण, वुडलैंड और दलदली भूमि था, से लगभग 1,20,000 से 1,35,000 निवासियों को अपनी पूरी जिंदगी, स्मृतियां और अपनी संपत्तियां छोड़कर एक अनिश्चित भविष्य की ओर पलायन करने के लिए विवश होना पड़ा। चेरनोबिल और प्रिपेत्य जैसे जीवंत शहरों के साथ साथ 187 छोटे ग्रामीण समुदाय हमेशा के लिए वीरान हो गए। आज भौगोलिक और सैन्य मानचित्रों पर इन बस्तियों को मानव रहित या अनिर्वासित के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रारंभिक 30 किलोमीटर के क्षेत्र का सीमांकन मिट्टी में जमा हुए रेडियोधर्मी समस्थानिकों जैसे स्टूनियम 90, सीजीसियम 137 और प्लूटोनियम के स्तर पर विकिरण की खुराक दर के गहन आकलन के आधार पर किया गया, जिसे यूक्रेन के राष्ट्रीय
विकिरण संरक्षण द्वारा प्रमाणित किया गया है। विकिरण के स्तर के आधार पर इस क्षेत्र को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। पहला रिएक्टर 4 ठीक आसपास का अत्यंत संदूषित क्षेत्र, दूसरा रिएक्टर से 10 किलोमीटर के दायरे वाला मध्यवर्ती क्षेत्र और तीसरा शेष 30 किलोमीटर का बाह्य क्षेत्र। वर्ष 1997 में पॉलिस्टर और नारोतिची के क्षेत्रों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अपवर्जन क्षेत्र का कुल दायरा बढ़कर लगभग 2600 वर्ग किलोमीटर हो गया। आज यह पूरा क्षेत्र यूक्रेन की राज्य आपातकाल सेवा की एक विशेष एजेंसी के सख्त प्रशासनिक नियंत्रण में है। डॉयचे वेले अपनी उत्कृष्ट वैज्ञानिक पत्रकारिता और जटिल वैश्विक परिदृश्यों के सूक्ष्म विश्लेषण के लिए विख्यात। उन्होंने चेरनोबिल वर्तमान पारिस्थितिक और भू राजनीतिक स्थिति पर अत्यंत प्रासंगिक वित्त और रिपोर्ट प्रस्तुत किए। चेरनोबिल आपदा 40 साल बाद खतरा लौट आया जैसी रिपोर्टों के माध्यम से DWD इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि मानव की अनुपस्थिति ने किस प्रकार प्रकृति को अपना पुनः अस्तित्व स्थापित करने का अवसर प्रदान किया है। DW की वैज्ञानिक रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट के 4 दशकों के बाद भी चेरनोबिल वैज्ञानिक इतिहास के उन बड़े और सबसे लंबे अनपेक्षित प्रयोग में से एक बना हुआ है। यह प्रयोग इस मौलिक और दार्शनिक प्रश्न का उत्तर दे रहा है कि यदि दुनिया से मनुष्य अचानक गायब हो जाए तो प्रकृति क्या प्रतिक्रिया देगी। DWD की रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस क्षेत्र में विकासवादी जीव विज्ञान के कई आश्चर्यजनक पहलू सामने आ रहे हैं, जिसमें रेडियोधर्मी सुअरों के मांस का पूरे यूरोप में प्रभाव, अपवर्जन क्षेत्र, कुत्तों की प्रजातियों का तेजी से हो रहा अनुकूलन और यहाँ तक कि रिएक्टर के अंदर पनपने वाले रेडियोट्रॉफिक फंगस का अध्ययन शामिल है। इस फंगस का अध्ययन विशेष रूप से इसलिए किया जा रहा है ताकि भविष्य में मंगल ग्रह के अंतरिक्ष अभियानों में विकिरण के बचाव के लिए इसका प्रयोग किया जा सके। डॉयचे वेले के विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि परमाणु विकिरण की अदृश्य और विनाशकारी उपस्थिति के बावजूद मानवीय गतिविधियों जैसे औद्योगिकरण, कृषि, शिकार और वनों की कटाई का पूरी तरह से रुक जाना स्थानीय वनस्पतियों और जीवों के लिए एक अप्रत्याशित वरदान साबित हुआ। जीव विज्ञान का एक सर्वविदित सिद्धांत है कि उच्च स्तर का रेडियोधर्मी संदूषण DNA के लिए घातक होता है। विस्फोट के तुरंत बाद चेरनोबिल के आसपास के पारिस्थितिक तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुंची थी। अत्यधिक विकिरण के कारण जीवों में उत्परिवर्तन और मृत्यु दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसके कारण स्थानीय स्तर पर कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई और संपूर्ण पारिस्थितिक समुदाय का पुनर्गठन हुआ। तथापि दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में जो परिणाम सामने आए वे पारंपरिक पारिस्थितिक धारणाओं को पूरी तरह से चुनौती देते थे। चेरनोबिल फोरम के वैज्ञानिकों और द रॉयल सोसाइटी में प्रकाशित शोध के अनुसार क्षेत्र में आज भी क्रॉनिक लो लेवल विकिरण मौजूद है, जो जीवों में निरंतर अनुवांशिक क्षति का कारण बन सकता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस विकिरण के खतरनाक प्रभावों की तुलना में मानव की अनुपस्थिति होने वाले पारिस्थितिक लाभ कहाँ अधिक भारी पड़े हैं। द रॉयल सोसाइटी के एक बृहद अध्ययन ने यूक्रेनी चेरनोबिल अपवर्जन क्षेत्र में मानव तनाव कारकों और परिदृश्य संशोधन के प्रभाव का मूल्यांकन किया। शोध से यह प्रमाणित हुआ कि जब जंगलों और दलदलों से इंसानी बस्तियां हटी तो पारिस्थितिक तंत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। पेड़ों की कटाई और व्यावसायिक वानिकी रुकने से प्राकृतिक वुडलैंड अत्यंत तेजी से हुआ। मानव द्वारा किए गए परिदृश्य धीरे धीरे घने प्राकृतिक वनों में तब्दील हो गए। पूर्व के विशाल कृषि क्षेत्रों और खेतों का प्राकृतिक चारागाहों में रूपांतरण हो गया। इससे शाकाहारी जीव के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन और आश्रय उपलब्ध हुआ, जिसे खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान की। वन्य जीवों को बिना किसी मानवीय भय, वाहनों के शोर या शिकारियों की बंदूकों के प्रजनन और विचरण करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। इसी के साथ
मेरे दृष्टिकोण से चेरनोबिल का ये पारिस्थितिक पाठ यह नहीं कि परमाणु विकिरण सुरक्षित है, बल्कि ये हमारी प्राकृतिक दुनिया के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा वास्तविक खतरा हमारा अपना असीमित और असंवेदनशील हस्तक्षेप है। हम जब पीछे हटते हैं तो जीवन हमेशा राख के ढेर भी अपनी वापसी का मार्ग खोज लेता है। यह क्षेत्र एक जीता जागता रिमाइंडर है कि इंसान प्रकृति का स्वामी नहीं, प्रकृति हमारे बिना भी फल फूल सकती है, लेकिन हम प्रकृति के बिना अस्तित्वहीन है। प्रकृति के अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है। अतः प्रकृति को भरपूर सहयोग दें, जंगलों को वनों को ना काटें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए, ताकि निरंतर रूप से आपको हमारे वीडियो प्राप्त होते रहें। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।